कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को पाठ 8 साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 3 कराने जा रहा हूँ। देखते हैं भाग 3 में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले है भाग 3 में ये रीतिकाल। तो रीतिकाल के बारे में आज पढ़ेंगे बच्चों। तो रीतिकाल जो है ये 1700 से लेकर के 1900 तक है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। जिस प्रकार भाषा के पश्चात व्याकरण बनता है, उसी प्रकार साहित्य निर्माण के पश्चात लक्षण ग्रंथ बनते हैं। इन्हें रीति ग्रंथ भी कहते हैं। रीति का अर्थ अर्थात रस है, अलंकार है, गुण है, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों की विवेचना की पद्धति है। इस काल में इस पद्धति पर प्रकाश डालने वाले रीति ग्रंथों एवं इस पद्धति पर का आधार लेकर रचे जाने वाले रीति काव्यों की प्रधानता रही। अतः इस काल को रीति काल कहा गया। रचनाओं में अधिकतर श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। प्रत्येक कवि ने आचार्य बनने की लालसा से कोई न कोई लक्षण ग्रंथ अवश्य लिखा। रीति विषय पर सर्वप्रथम कलम चलाने वाले आचार्य केशवदास हैं, जिन्होंने अलंकार संप्रदाय को अपनाया था। तो देखते हैं बच्चों और आगे इसमें रीतिकाल की विशेषताओं की बात कर लेते हैं, या इसकी प्रवृत्तियां होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या है ये? तो ये नंबर 1 है आपका आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी इसमें। इस काल में क्या था? इसमें इस काल की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। इस काल के प्रायः सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में, अर्थात वो बन करके पहले टीचर बन गए, फिर बाद में जो है वो पोएट बने हैं। उनकी कविता पांडित्य के भार से दबी हुई थी, मतलब पंडितगिरी जो थी उसको लिए हुए थी, यानी कहना चाहिए ब्राह्मणवाद को, कहना चाहिए ब्राह्मणवाद को लिए हुए थी अधिकतर। नंबर 2 पे आ जाइए। यह आता है आपका श्रृंगार प्रियता इसमें थी, अधिकतर जो है सज्जा वगैरह से संबंधित था। इस काल की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति है सभी कवियों के ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाई, मतलब सबने श्रृंगार का ही वर्णन किया है। यह श्रृंगार वर्णन अश्लील कोटि तक पहुंच गया है, मतलब ये बहुत ऊपर तक पहुंच गया है, जिसमें कुछ कह पाना ठीक नहीं लगता है। इसमें आगे देखिए क्या दिखा हुआ है। काम झूले उर्मे उरोजनी में, दास झूले श्याम झूले प्यारी की अनयारी अखियन में। चलिए नंबर 3 पे देखते हैं अलंकार प्रियता थी। इसमें अधिकतर अलंकारों का उपयोग ज्यादा किया गया। इस काल की अलंकारिकता या चमत्कार प्रदर्शन तीसरी मुख्य प्रवृत्ति है। अनुप्रास की छटा, यमक की झलक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि नाना अलंकारों के चमत्कार से रीतिकाल की कविता चमत्कृत है। गज गज गाजे गगन घन कमार के, गज गज गाजे गगन घन कमार के। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 आता है भक्ति और नीति। इसमें भक्ति और नीति दोनों ही चली थी। चलो देखते हैं क्या हुआ। रीतिकाल में भी भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं मिलती हैं, किंतु इसमें शुद्ध भक्ति भाव नहीं है, अपितु राधा कृष्ण सुमिरन के बहाने रीझने रिझाने की कविताएं हैं। रीझी हैं सुकवि जो तो जानो कविताई, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है। तो अगला चलते हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, देख लेते हैं। यह भक्ति भी उनकी संगारिता का अंग थी। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। नंबर 6 पे आता है ब्रज भाषा की प्रधानता। अधिकतर ब्रज भाषा से इसमें ओतप्रोत था, इसका ज्यादातर लगी हुई थी भाषाएं ये। तो इस काल की रचनाओं में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रकृति के मधुर ब्रज भाषा रीतिकाल के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना से अधिक उपयुक्त थे। वर्ण मैत्री, अनुप्रासत्व, ध्यानात्मकता, शब्द गति, अनेकार्थता, व्यंग आदि विशिष्टों से इस काल की काव्य भाषा युक्त है। नंबर 7 पे आता है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। तो रीतिकाल में कवि कर्म के साथ ही आचार्य कर्म भी संपादित हो रहे हैं, मतलब आचार्य भी वो बने हुए थे, टीचर बने हुए थे।
लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए और उनके उदाहरण स्वरूप कविताएं भी रची गई। नंबर 8 पे चलते हैं हम। ये आता है जीवन दर्शन, ये जीवन का दर्शन भी कराते थे। तो रीतिकाल की कविताओं में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यंजना नहीं मिलती है, इसमें राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं मिल पाती है। भोगवादी प्रवृत्ति मिलती है, इसमें अधिकतर भोगवासना या विलासिता की चीजें इसमें मिलती हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में इन्होंने क्या कहा था? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने, ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत कवि हैं, जीवन का फूलता सुघड़ रूप ही उन्हें प्रिय है। मतलब इसमें अधिकतर जो है यौवन और बसंत को लेकर के ही ज्यादा वर्णन किया गया है और इस पे ज्यादा काम किया है इन लोगों ने। नंबर 9 पे आता है मुक्तक काव्यों की रचना, यानी कि यह भी इस काल की विशेष देन है, इसमें मुक्तक काव्यों का भी ज्यादा प्रचलन था। नंबर 10 पे आता है इस काल की अभिव्यंजना प्रणाली मनोरम, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो अभिव्यंजना थी इस कार्य की, तो प्रणाली इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो चलते हैं थोड़ी आगे, इनकी कौन कौन सी कविताएं हैं इसमें लिखी गई हैं। तो ये है रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं, कौन कौन से कवि थे और कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं। तो सबसे पहले नंबर पे प्रमुख कवि आएंगे इस पे, और दूसरे नंबर पे रचनाएं आएंगी। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या कवि और क्या रचनाएं हैं, ये सब याद करना बहुत जरूरी, तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछे जाएंगे आपसे, तो यही याद कर लो, फिर हमेशा के लिए बचा रहेगा आपके पास। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 केशव दास जी। केशव दास जी कौन सी लिखती है रचना? इसमें रामचंद्रिका है, इसमें लिखी रचना है केशव दास जी कवि की। फिर नंबर 2 पे आते हैं मतीराम। मतीराम जी की जो रचनाएं हैं वो कई सारी हैं। पहला है भूल मंजारी, ये पहले नंबर पे आता है। दूसरे पे है रसराज, और तीसरे नंबर पे आता है मतीराम माधुरी, इन्होंने अपना नाम लेकर के इसमें जोड़ा है। और ललित ललाम, ये ललित ललाम भी जो है इसकी, और यह है साहित्य सात, यानी कि पहले नंबर पे आपकी फूल मंजारी है, दूसरे पे रसराज है, तीसरे पे मती मधुरी, और नंबर 4 पे है ललित ललाम, और नंबर 5 पे आता है आपका साहित्य सार। तो ये मतीराम की रचनाएं हैं जो कि आपको पास याद होनी चाहिए और लाइफ टाइम याद होनी चाहिए, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नंबर 3 पे आते हैं देवदत्त। ये देवदत्त जी ने क्या क्या लिखा है? तो नंबर 1 पे पहले लिखा है भाव विलास, ये भाव विलास अष्टयाम, ये नंबर 1 पे आ जाता है इनका। प्रेमचंद्रिका ये नंबर 2 पे आती है, और भवानी विलास ये नंबर 3 पे है इनका। 3 इन्होंने देवदत्त ने जो है 3 लिखी हैं रचनाएं। नंबर 1 है भाव विलास अष्टयाम, और नंबर 2 पे आता है प्रेमचंद्रिका, और नंबर 3 पे भवानी विलास करके है। चलिए नंबर 4 को देखते हैं। ये बिहारी लाल, बिहारी लाल का तो बहुत नाम आता है, इन्होंने लिखा है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई एक ही रचना की है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं चिंतामणि जी ने क्या करा है। चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है? नंबर 1 पे लिखा है काव्य विवेक, नंबर 2 पे जो लिखा है वो है काव्य प्रकाश, और नंबर 3 पे जो लिखा है वो रस मंजरी है, और नंबर 4 पे आपका है कवि कल्पतरु। चलिए 4 है इन्होंने, चिंतामणि त्रिपाठी की 4 रचनाएं हैं। नंबर 1 काव्य विवेक, और नंबर 2 काव्य प्रकाश, नंबर 3 रस मंजरी, और नंबर 4 कवि कल्पतरु। अब नंबर 6 पे आते हैं घनानंद। घनानंद ने कौन कौन सी रचना की है? नंबर 1 पे जो है वो सुजान सागर की है, और नंबर 2 पे जो है वो विरह लीला की है, इसमें अधिकतर विरह का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये आता है नंबर 7 पे। नंबर 7 पे भूषण जी हैं। भूषण जी ने कौन कौन सी करी है? तो नंबर 1 पे जो है इन्होंने शिवराज भूषण की है, नंबर 2 पे क्या है ये शिवा बामनी करके, और नंबर 3 पे आता है छत्रसाल दशक। ऐसे ही नंबर 8वें पे देखते हैं, ये दीनदयाल गिरि जी हैं। दीनदयाल गिरि जी ने क्या क्या करा है? एक ही लिखा है, ये है इन्योक्ति कल्पद्रुम आदि। और नंबर 9 पे आ जाइए, नंबर 9 पे हैं गिरधर जी। गिरधर जी ने क्या लिखा है? स्फुट कुंडलियां। नंबर 10 पे नाम आता है पद्माकर जी का। पद्माकर जी लिखते हैं राम रसायन, राम की केमिस्ट्री इसमें लिखी गई है, कैसे कैसे केमिस्ट्री चली है वो पूरा समझाया गया है इसके अंदर। नंबर 11 पे आता है बोधा। बोधा जी ने क्या क्या लिखा है? विरह विरास लिखा है और ईश कामना लिखी है। नंबर 1 पे विरह वारिस, और नंबर 2 पे ईश कामना है लिखा हुआ। ऐसे ही 12वें नंबर पे सूदन जी आते हैं। सूदन जी जो लिखते हैं एक ही लिखा है, सुजान चरित्र करके लिखा हुआ है इन्होंने।
और नंबर 13 पे आता है सेनापति। ये है कवित रत्नाकर लिखा, सेनापति जी ने जो लिखा है वो कवित रत्नाकर है। तो ये सारी रचनाएं और ये कवि आपको अच्छी तरह से याद है। ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके मेन एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन आगे भविष्य में कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब सामना पड़ेगा उससे भी आपका परिचय करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, तो इसकी तरफ ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ये आज का लेसन समाप्त होता है। और नीचे ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।